हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। अकॉर्डिंग टू दी AKTU सिलेबस आज से हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और सी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। और सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हुए या उससे पहले आपने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा होगा। उसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ फंडामेंटल्स हैं जिसे सिलेबस के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजीज के नाम से लिखा हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले कि क्या वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिसे हमें जानना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। So lecture 1 is basic terminologies. So the first point which I am going to discuss with you, that is what is data. Raw facts and figures are known as data. सबको मालूम है ये raw facts and figures are known as data and processed data is known as information. तो इसको समझने के लिए हमेशा हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। उस ब्लॉक डायग्राम के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इनपुट यूनिट्स होती हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट द डेटा फ्रॉम द यूजर। देन वी विल हैव द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज CPU, which is also known as processor. Then we will have the output devices, or you can say output units, and then in between we will have the memory units. एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं, तब हम बात करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। एक छोटा सा एग्जांपल से कि आपको मैं क्लियर करूंगा। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट द डेटा फ्रॉम द यूजर। आपको मालूम है इनपुट डिवाइस से इनपुट करने के बाद वो इनपुट आप सप्लाई करते हो CPU के पास, और CPU की दो अपनी फंक्शनल यूनिट्स हैं। कौन कौन सी यूनिट्स हैं? वन यूनिट इज नोन एज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड सेकंड इज नोन एज कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अर्थमेटिक टाइप एंड लॉजिकल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल यूनिट की परमिशन से कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोल यूनिट कैसे कहता है कि आप इस काम को कर सकते हो, या कंट्रोल यूनिट से इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है? कंट्रोल यूनिट हमेशा कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। कंट्रोल सिग्नल कैसे होते हैं? कंट्रोल सिग्नल क्या होता है? कंट्रोल सिग्नल इज ए कलेक्शन ऑफ 0 and 1। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्रोल सिग्नल है, आपको कोई एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सपोज कंट्रोल सिग्नल है 0 1 1 1 0 0 1 1। हो सकता है ये कंट्रोल सिग्नल हो जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एडिशन ऑपरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अभी इसके बारे में बात करें। कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है कंट्रोल यूनिट, और आउटपुट डिवाइस पे आप डेटा को डिस्प्ले करने का काम करते हो, क्योंकि आउटपुट पे आप दो तरीके से रख सकते हो, एक तो सॉफ्ट कॉपी में और एक हार्ड कॉपी में। अगर आप उसे केवल देखना चाहते हैं, प्रिंटर के ऊपर रखते हैं, तो आप कहते हैं कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, और अगर आप उसे प्रिंटर से प्रिंट आउट लेते हैं तो आप उसे कह सकते हैं दिस इज द हार्ड कॉपी आउटपुट। मेमोरी यूनिट में आप डेटा को राइट भी कर सकते हो। राइट करने का मतलब है मेमोरी की किसी लोकेशन पे डेटा को स्टोर कर रहे हो, और मेमोरी की किसी लोकेशन से आप डेटा को रीड भी कर सकते हो। आप मेमोरी से कोई डेटा लेके आ रहे हो, किसके पास? अर्थमेटिक या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। फॉर एग्जाम्पल, you want to calculate the addition of two numbers. Addition of two numbers. If you want to calculate the addition of two numbers, you should have two numbers. Suppose ये दो नंबर या तो आपने इनपुट डिवाइस से लिए, यूजर से इनपुट कराए, या हो सकता है ये 2 और 3 पहले से ही इनपुट मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर हो। अगर पहले से स्टोर है या आपने यूजर से इनपुट कराए, तो फिर आप उसे सप्लाई करोगे इसके पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे जब भी डेटा जाएगा तो आप कंट्रोल यूनिट से कोई कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं? आप 2+3 करना चाहते हैं। कौन करेगा 2+3? 2+3 करेगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसका अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है, जो एडिशन है, वो कौन करेगा? वो ALU करेगा। करेगा कैसे? उसके लिए एक सिग्नल जनरेट होगा, कंट्रोल यूनिट से एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, और वो 0 1 का कॉम्बिनेशन होगा। तो एक इंस्ट्रक्शन आएगा, और एडिशन होने के बाद 2+3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 5 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। या तो आप उसे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखा देंगे, या फिर आप उसे प्रिंटर से उस आउटपुट का प्रिंट आउट ले लेंगे, या आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे कहां पे स्टोर कर देंगे? मेमोरी की किसी लोकेशन के ऊपर आप उसे राइट कर देंगे। तो इन दिस केस 2 and 3 यू कैन से दिस इज डेटा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा, एंड 5 यू कैन से दिस इज द मीनिंगफुल डेटा। मीनिंगफुल डेटा, पर्पसफुल डेटा, एंड दिस मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। So you can say simply that what is data? Raw facts and figures are known as data,
एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। एक्यूरेट होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट आपकी थी उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल रहा है, दैट इज एक्यूरेट। कंप्लीटनेस, अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज हैं, इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से आप कोई एनालिसिस नहीं कर पाओगे। क्या पर्पस है डेटा को इकट्ठा करने का? डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा को इकट्ठा करना चाहते हो आप, जिससे कि आप फ्यूचर में उसे एक्सेस करके, उससे रिट्रीव करके आप फ्यूचर में कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई आप बेनिफिशियरी कोई डिसीजन ले सकें। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 4 साल का डेटा आपके पास है, कोई XYZ कंपनी है, 4 साल का डेटा आपके पास है, आपने इस तरह का डेटा बनाया हुआ है कि इतना पैसा हमने 2012 में लगाया था तो इतना हमें बेनिफिट हुआ, 13 में लगाया इतना बेनिफिट हुआ, 14 में लगाया इतना बेनिफिट हुआ, अब 2015 में हम कितना पैसा लगाएं कि हमें कितना बेनिफिट हो। जैसे कि ये वेदर फोरकास्टिंग है, ये भी डेटा के बेस पे होता है। आपके पास ऑलरेडी डेटा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, उसके बेसिस पे कितनी बारिश हो रही है, ये सब कैसे डिसीजन कैसे होता है, ये सब डेटा के बेस पे होता है। तो डेटा को इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेटा इस तरीके से इकट्ठा होना चाहिए कि उसे हम फ्यूचर में एक्सेस भी कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा आर सिंपली वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज। डेटा अपने आप में अकेला भी हो सकता है और वो बहुत सारी वैल्यूज भी हो सकती हैं। वैसे तो एक टर्मिनोलॉजी है डेटा, एक टर्मिनोलॉजी है डेटा और एक टर्मिनोलॉजी है डेटम। लेकिन कभी आपने डेटम सुना नहीं होगा। लेकिन डेटम क्या है? डेटम है, डेटम इज सिंगुलर फॉर्म एंड डेटा इज प्लूरल फॉर्म। तो बेसिकली ऑलवेज वी यूज दिस टर्म, दैट इज डेटा। डेटा आर फैक्ट्स फ्रॉम विच ए कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। मैंने अभी आपको बताया कि आपको डेटा इस तरीके से इकट्ठा करना है। डेटा स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट है, तो डेटा हमें इस तरीके से इकट्ठा करना है कि फ्यूचर में हम उसके बेसिस पे कोई डिसीजन भी ले सकें, हम उन्हें सिंपली एनालाइज भी कर सकें, और जब हमें उसकी जरूरत हो तो हम उसे एक्सेस भी कर सकें। ये मैंने आपको बता दिया, डेटा में सिंगुलर और डेटा है प्लूरल। टाइप ऑफ डेटा, डेटा कितने तरह का होता है? टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, नंबर डेटा हो सकता है जो 0 to 9 से मिलकर बना है, नंबर से मिलकर बना है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है जिसमें नंबर भी होते हैं, उसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं, इमेज डेटा भी हो सकता है जैसे कि JPEG फॉर्मेट में होता है, PNG फॉर्मेट में होता है, इसका भी डेटा आपके पास हो सकता है। ऑडियो वीडियो डेटा हमेशा आप यूज करते हैं, MP3, MP4, तो ये डिफरेंट टाइप का डेटा है। बहुत तरह का डेटा आपको वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर आपको मिलेगा। उस डेटा को इकट्ठा करना और उसे फ्यूचर में एक्सेस करना, ये आपका पर्पस है। प्रोसेसिंग एलिमेंट का क्या मतलब है? प्रोसेसिंग एलिमेंट का मतलब है जो CPU है, कौन प्रोसेस करता है? प्रोसेसर क्या है? CPU इज द प्रोसेसर। तो उसे हमें क्या कहना चाहिए? प्रोसेसिंग एलिमेंट कहना चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी कहां से आई? जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक CPU से ज्यादा CPU के साथ आप काम करना शुरू करेंगे। तो जब एक से ज्यादा CPU होते हैं तो हम सिंपली बुक्स के अंदर देखेंगे कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी लिखी होती है, PE1, PE2 एंड सो ऑन, PEN। दिस इज प्रोसेसिंग एलिमेंट 1, प्रोसेसिंग एलिमेंट 2 एंड प्रोसेसिंग एलिमेंट N। ऐसा आर्किटेक्चर भी आपके सामने आएगा जब एक से ज्यादा CPU के साथ आप काम करना शुरू करेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? अभी मैंने आपको CPU का एग्जांपल दिया कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है। कंट्रोल यूनिट किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट का मतलब ही यह है कि आप किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। वैसे तो इंस्ट्रक्शन की एक बेसिक डेफिनेशन हो सकती है, एन ऑर्डर और ए कमांड विच इज गिवन टू द कंप्यूटर टू चेंज द स्टेट ऑफ इनपुट टू आउटपुट। कुछ आपके पास इनपुट है, प्रोसेस आपने किया, आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, ये आपका पर्पस है। आपको हमेशा कुछ मिलेगा, किसी डेटा को इनपुट करने के बाद, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बेसिकली होता कैसे है? ये इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे होता है। या आपने एक टर्मिनोलॉजी मैंने लिखी है, कंट्रोल वर्ड क्या होता है? वो 0-1 का जो कॉम्बिनेशन है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे एडिशन करने के लिए कंट्रोल यूनिट से क्या मिलेगा? 0-1 0-1 1-0 का कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा, 8 बिट का मिलेगा, 16 बिट का मिलेगा, 32 बिट का मिलेगा। तो 16 बिट, 8 बिट, 64 बिट, वो जो कलेक्शन है दैट इज नोन एज कंट्रोल वर्ड। और कंट्रोल वर्ड इज बेसिकली एन कंप्यूटर, एन इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज एन ऑर्डर गिवन टू ए कंप्यूटर प्रोसेसर। प्रोसेसर को आप कुछ कह रहे हैं बाय ए कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्राम की हेल्प से। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऑर्गेनाइज कलेक्शन। अभी आपने देखा ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। तो कह रहे हैं अगर आप प्रोग्राम की हेल्प से या इंस्ट्रक्शन की हेल्प से कुछ कह रहे हैं, दैट इज नोन एज इंस्ट्रक्शन एट द लोएस्ट लेवल। लोएस्ट लेवल का मतलब 0-1 जो लेवल है, जो मशीन लेवल है। ईच इंस्ट्रक्शन इज सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। लोएस्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है?
वो सीक्वेंस ऑफ 0 and 1, मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि वो एडिशन करने के लिए वो एडिशन लिखेगा, प्लस लिखेगा, या क्या कहेगा, वो कहेगा 0 1 0 1 1 0 1 0, जो भी फिक्स होगा कि एडिशन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ये माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं। माइक्रो इंस्ट्रक्शन का मतलब वो इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर के ऊपर परफॉर्म होती है, जो वैल्यू रजिस्टर के ऊपर परफॉर्म होती है। रजिस्टर का क्या मतलब है, सीपीयू किससे मिलकर बनता है, सीपीयू रजिस्टर से मिलकर तो बनता है, तो इसका मतलब रजिस्टर में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसे माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। और वो जो इंस्ट्रक्शन होती है जो रजिस्टर के ऊपर जो डेटा स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये बात आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगी। लेकिन ये 0 1 का जो कॉम्बिनेशन है लोएस्ट लेवल पे, describe a physical operation the computer is to be performed। बेसिकली जो कंप्यूटर को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 0 1 का जो कॉम्बिनेशन है, जो कंट्रोल वर्ड है, दैट इज नोन एज कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। व्हाट इज प्रोग्राम, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज प्रोग्राम। जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन इकट्ठी हो जाएंगी और वो एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर होंगी, ऐसा नहीं कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि सपोज एक प्रोग्राम है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, पहला इंस्ट्रक्शन क्या होगा, आपके पास सबसे पहले आप स्टार्ट लिखते हो, उसके बाद क्या कहते हो, इनपुट फर्स्ट नंबर, फिर आप करते हो इनपुट सेकंड नंबर, फिर आप क्या करते हो, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर आप क्या करते हो, वो जो सी के अंदर वैल्यू आई है ए प्लस बी करने के बाद आप उसे कहीं पे राइट करते हो, मेमोरी की किसी लोकेशन के ऊपर लिखते हो, जिससे कि फ्यूचर में आपको जो रिजल्ट आया था आप उसे एक्सेस कर सकें। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, क्या 2 नंबर इनपुट कराने से पहले आप सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी। वो पहला स्टेप नहीं हो सकता, वो दूसरा स्टेप नहीं हो सकता। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, इनपुट ए इनपुट बी से पहले वाला स्टेप नहीं हो सकता है। तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस टर्म ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज प्रोग्राम। चाय बनाने का भी एक प्रोग्राम है, चाय बनाने के भी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, वो स्टेप आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन चाय बनाने के लिए आपके पास उसके अंदर दूध, चाय की पत्ती, चीनी, ये सब उसके अंदर ऑलरेडी होना चाहिए। स्टेप में भी डिफरेंट। तो चाय बनाने का भी एक प्रोग्राम है। सपोज आपके घर में कोई फंक्शन है, उसका भी आप एक प्रोग्राम बनाते हैं कि 8 बजे ऐसा करेंगे, 9 बजे ऐसा करेंगे, 11 बजे ऐसा करेंगे, और 5 बजे तक ये सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, वो प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो इसीलिए जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो कैसा होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर कलेक्टेड होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस का जो कलेक्शन है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड एंटिटी। अब इसको समझाता हूं, ये 4 टर्मिनोलॉजी आपके सामने है। सपोज एक स्टूडेंट है, उसका डेटा मैं स्टोर करना चाहता हूं। क्या डेटा स्टोर करना चाहता हूं मैं उसके लिए, सपोज उसके लिए डेटा है कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का फादर्स नेम क्या है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहता हूं। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका डेट ऑफ एडमिशन क्या है, उसका एज कितना है, सो ऑन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठी करता हूं। तो अगर जिसके बारे में भी मैं कोई डेटाबेस बनाता हूं, आप बिल्कुल आसान तरीके से समझिए, मैं जिसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता हूं, ऑल आइटम्स, एवरीथिंग अबाउट विच वी स्टार्ट टू कलेक्ट द डेटा, दैट डेटा जिसके बारे में भी मैं स्टोर करता हूं, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम एंटिटी कह सकते हैं। एक एंटिटी का एग्जांपल ये हो गया। एक एंटिटी का एग्जांपल एम्प्लॉय हो गया। एम्प्लॉय का नाम क्या है, एम्प्लॉय का एड्रेस क्या है, एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो क्या है। तो एम्प्लॉय क्या हो गया, एक एंटिटी हो गया। टेबल या पेन, ये हो गया। पेन का कलर क्या है, उसका एट्रीब्यूट हो गया कलर। पेन का साइज क्या है, पेन कितनी की कॉस्ट क्या है, कितने पेन आपके पास हैं, ये सब क्या होगा, पेन के बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन रखते हो, तो वो सब क्या कहलाता है, वो एंटिटी कहलाता है। फील्ड्स क्या होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप रखना चाहते हो, जैसे कि रोल नंबर एक फील्ड हो गया, नेम एक फील्ड हो गया, फादर नेम एक फील्ड हो गया। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप इस तरीके से, जैसे मुझे कहना चाहिए वर्टिकल फॉर्म में जो कॉलम्स है, ये सब क्या है, फील्ड्स हैं। और रिकॉर्ड क्या है, सपोज एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है 101, उसका नाम है XYZ, उसके पिताजी का नाम कुछ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ है, तो पूरा रो, जो पूरी इंफॉर्मेशन है एक स्टूडेंट के बारे में, ये क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज रिकॉर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट, ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट इन ए क्लास। तो डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स फॉर ए पर्टिकुलर एंटिटी। अभी फाइल भी देखते हैं। फील्ड क्या है, ए फील्ड रेफर टू ए सिंगल एलिमेंट,
field refers to a single elementary unit of information used to representing an attribute of an entity. एट्रीब्यूट को, किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एलिमेंट्री यूनिट है इंफॉर्मेशन की, ये एलिमेंट्री यूनिट हो गई रोल नंबर, एलिमेंट्री यूनिट हो गई नेम, एलिमेंट्री यूनिट हो गई फादर नेम, ये जो एलिमेंट्री यूनिट है किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज नोन एज फील्ड्स। मुझे समझ में, आपको समझ में आ रहा होगा। द टर्म फील्ड्स रेफर्स टू कॉलम, कॉलम मैंने बताया अभी आपको, वो कॉलम है सारे, और वर्टिकल कैटेगरीज ऑफ डेटा। वो वर्टिकल कॉलम जो है, कॉलम किस फॉर्म में है, वर्टिकल कैटेगरी में है, ये सब क्या है, वर्टिकल है। ये कॉलम है, रोल नंबर है, नेम है, ये सब क्या है, फील्ड्स हैं। द टर्म फील्ड रेफर टू कॉलम और वर्टिकल कैटेगरी ऑफ डेटा, व्हाइल द टर्म रिकॉर्ड्स रेफर्स टू रोज। मैंने बताया ना कि एक स्टूडेंट का पूरा इंफॉर्मेशन, उसका रोल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, रोज रेफर्स टू रोज और हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग ऑफ यूनिक फील्ड डेटा, दैट इज नोन एज रिकॉर्ड। A record is defined as a finite, finite है वैल्यू वो। अगर किसी का रोल नंबर 101 है, दैट इज फाइनाइट वैल्यू, किसी का नाम अशोक है, दैट इज फाइनाइट वैल्यू। ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ पॉसिबली हेट्रोजीनियस एलिमेंट, यस बिल्कुल हेट्रोजीनियस हो सकता है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज। तो हेट्रोजीनियस वैल्यू कौन सी, रोल नंबर कैसा है, नंबर है, उसका नाम कैसा है, कैरेक्टर वैल्यू है, उसका एड्रेस कैसा है, वो अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक क्यों है, क्योंकि जो उसका एड्रेस है उसके अंदर कैरेक्टर्स भी हैं, उसके अंदर नंबर्स भी हैं, मकान का नंबर भी हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो भी अल्फा न्यूमेरिक है, क्योंकि उसके अंदर नंबर भी है और स्पेशल कैरेक्टर भी। या तो आपने मंथ और डेट के बीच में डॉट लगाया होगा या स्लैश लगाया होगा या अंडरस्कोर लगाया होगा, तो ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर। एंटिटी क्या है, एन एंटिटी इज कॉल्ड एज ए सेट ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज विद वैल्यूज। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट का मतलब और उसकी अपनी वैल्यू, दैट इज नोन एज एंटिटी। या फिर वो सब चीजें जिनके बारे में हम डेटा इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज एंटिटी। आगे चलते हैं, एक नया फील्ड और है, एक नया टर्मिनोलॉजी और है, दैट इज की। की क्या होता है, जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, इसी टेबल की, इसी एग्जाम्पल की बात करूं, तो मुझे पूरी टेबल को एक्सेस करने के लिए, पूरे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ वैल्यू होना चाहिए जो अपने आप में यूनिक हो। नाम यूनिक नहीं होगा, नाम हो सकता है कि एक क्लास में कपिल नाम के 2 स्टूडेंट हो सकता है कि फादर्स नेम 2 बच्चों का एक जैसा हो, यह भी हो सकता है। तो मुझे कुछ ऐसी फील्ड इसके अंदर ढूंढनी होगी जो यूनिक हो। कौन सी फील्ड यूनिक दिखाई दे रही है, मुझे रोल नंबर दिखाई दे रहा है। रोल नंबर किसी बच्चे का 101 है तो किसी और स्टूडेंट का 101 नहीं होगा। तो इसी तरह की जो एट्रीब्यूट है किसी फील्ड, किसी डेटाबेस के अंदर, दैट इज नोन एज की वैल्यू। ईच रिकॉर्ड इन ए फाइल में कंटेन मैनी ऑफ फील्ड आइटम्स। एक फाइल में बहुत सारे फील्ड आइटम हो सकते हैं, बट इन ईच रिकॉर्ड देयर एग्जिस्ट फील्ड दैट यूनिकली डिटरमाइन। एक ऐसा फील्ड जरूर होगा जो यूनिकली डिटरमाइन करता है द रिकॉर्ड इन द फाइल, किसी सारे रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड एक स्टूडेंट का नाम भी रिकॉर्ड का पार्ट है, जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो भी है, फादर का नाम भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है। तो पूरा एक रो एक्सेस करने के लिए आई शुड हैव समथिंग विच इज यूनिकली डिटरमाइन द रिकॉर्ड इन द फाइल। द यूनिकली फील्ड ऑफ ए रिकॉर्ड इज कॉल्ड की फील्ड। की फील्ड का क्या मतलब है, किसी डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के बाद, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के बाद, अगर किसी पर्टिकुलर एक मुझे रिकॉर्ड एक्सेस करना है, तो उस रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि किसी एक फील्ड की वैल्यू के बेसिस पे मैं किसी पूरे स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट के पूरे डेटा को एक्सेस कर सकूं। तो वो यूनिकली आइडेंटिटी डिटरमाइन द रिकॉर्ड इन द फाइल। यूनिकली फील्ड जो है, यूनिक फील्ड जो है, दैट इज नोन एज की फील्ड। द की ऑफ रिकॉर्ड मे बी आइदर एन एलिमेंट्री आइटम और ए ग्रुप आइटम। तो ये बात आप आगे पढ़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी डेटाबेस के अंदर आपको ऐसा फील्ड ना मिले जो अपने आप में यूनिक हो, तो आप क्या करेंगे, ऐसे 2 फील्ड ढूंढेंगे जिसके बेस पे पूरा डेटाबेस को एक्सेस कर सकें। अगर ऐसे 2 नहीं मिलते हैं तो आप ऐसे 3 फील्ड ढूंढेंगे, 4 ढूंढेंगे, 5 ढूंढेंगे, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका जरूर निकालेंगे जिससे कि आपने जो डेटा, आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इकट्ठा किया है, आप उसे फ्यूचर में एक्सेस कर सकें। तो ये आज का जो डिस्कशन था, ये डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले कि कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, की फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंटिटी क्या होते हैं, ये सारी बात मैंने आपको बताई। और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। थैंक यू।